नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से चैनल की रीच कुछ डाउन हुई है, इसीलिए आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, हाइप और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं ताकि यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और चैनल की रीच फिर से अच्छी हो जाए। इससे हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी कमेंट में ज़रूर दें। पहली खबर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने GTRE को क्लियर डायरेक्शन दे दी है कि ड्राई कावेरी इंजन को 2026 तक सर्टिफाई करना ही होगा, क्योंकि ये इंजन इंडिया के स्टील्थ घातक UCAV प्रोग्राम का बैकबोन है। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि प्रपल्जन डिले पूरे UCAV प्रोजेक्ट को और पीछे न ढकेल दे, जो पहले भी कई इंडियन एरोस्पेस प्रोग्राम के साथ हो चुका है। ड्राई कावेरी एक नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो लगभग 49 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। UCAV जैसे स्टील प्लेटफॉर्म्स के लिए आफ्टर बर्नर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्यूल एफिशिएंसी, इंडोरेंस और लो इंफ्रारेड सिग्नेचर। इसी वजह से ड्राई कावेरी को स्पेसिफिकली घातक के लिए डेवलप किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक इंजन को रसिया में हाई अल्टीट्यूड ट्रायल से गुजरना होगा, जहां कोल्ड और थिन एयर कंडीशन में इसकी रिलायबिलिटी और स्टार्टअप बिहेवियर टेस्ट किए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंजन को घातक के पहले प्रोटोटाइप में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसका रोल आउट 2029-30 और फर्स्ट फ्लाइट 2030-31 के आसपास एक्सपेक्टेड है। लेकिन इस प्रोग्राम के साथ क्रिटिसिज्म और डाउट्स भी जुड़े हुए हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम का पास्ट रिकॉर्ड मिक्स टाइप का रहा है। ओरिजिनल कावेरी इंजन जो तेजस के लिए बनाया जा रहा था अपने टारगेट थ्रस्ट और रिलायबिलिटी बेंचमार्क अचीव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से तेजस को फॉरेन इंजन्स पर आज भी डिपेंड रहना पड़ रहा है। इसी बैकग्राउंड की वजह से कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2026 की डेडलाइन ओवर एम्बिशियस हो सकती है। दूसरा कंसर्न ये है कि इंजन सर्टिफिकेशन सिर्फ पेपर वर्क नहीं होता। हाई अल्टीट्यूड ट्रायल्स, इंडोरेंस रन्स, वाइब्रेशन टेस्टिंग और लॉन्ग ड्यूरेशन रिलायबिलिटी चेक्स में अगर छोटी सी भी इशू आ गई तो टाइमलाइन इजीली स्लिप हो सकती है। क्रिटिक्स का कहना है कि पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के चक्कर में अगर सर्टिफिकेशन जल्दी दी गई तो बाद में ऑपरेशन रिलायबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं, जो UCAV जैसे अनमैन्ड बट हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म के लिए रिस्की हो सकता है। कुछ एनालिस्ट ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि 49 किलोन्यूटन थ्रस्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए लिमिटेड हो सकता है। अगर फ्यूचर में घातक का वेट बढ़ता है या उसमें एडिशनल सेंसर्स, वेपन्स और फ्यूल इंटीग्रेट किया जाता है तो इंजन ग्रोथ मार्जिन एक चैलेंज बन सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में एक मोर पावरफुल डेरिवेटिव या नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस इंजन की जरूरत पड़ सकती है। फिर भी सपोर्टर्स का मानना है कि ड्राई कावेरी को परफेक्ट का वेट करते करते इनडेफिनेटली डिले करना और ज़्यादा नुकसान कर देगा। उनके अकॉर्डिंग एक गुड इनफ बट इंडिजिनस इंजन के साथ फ्लाइट टेस्टिंग स्टार्ट करना बेटर है, जिससे रियल वर्ल्ड डेटा मिले और इम्प्रूवमेंट्स होते रहें। साथ ही प्राइवेट इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल्स के एरिया में इन्वॉल्व करना एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इससे इकोसिस्टम डेवलप होगा, सिर्फ एक सिंगल इंजन नहीं। तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो DRDO को BM-04 नाम की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब होता है कि अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट या एग्जीबिशन तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ऑफिशियली डेवलप, टेस्ट और इंडक्ट करने के ट्रैक पर आ चुका है। BM-04 मिसाइल सबसे पहले तब डिफेंस कम्युनिटी का ध्यान खींच लाई थी जब DRDO ने इसका कॉन्सेप्ट मॉडल शोकेस किया था। इस मिसाइल का डिजाइन ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड विंग्स और कंट्रोल सरफेसेस दिखाए गए थे। ये इस बात का सिग्नल है कि मिसाइल को सिर्फ ऊपर जाकर नीचे गिरने के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड और ज़्यादा एक्यूरेट फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया है। ऑपरेशनल रोल की बात करें तो BM-04 एक रोड, मोबाइल और कनेक्टर लॉन्च मिसाइल होगी, जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के बीच होगी। ये ना तो छोटी बैटलफील्ड रॉकेट जैसे पिनाका की कैटेगरी में आती है और ना ही स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल जैसे अग्नि की। इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड क्रॉस किए बिना डीप प्रिसीजन स्ट्राइक का एक पावरफुल ऑप्शन होगा। मिसाइल लगभग 500 kg का कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करेगी। इससे एनिमी के एयरबेसिस, कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक हब्स, फ्यूल डेपोट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टारगेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। गाइडेंस सिस्टम में इनर्शियल नेविगेशन के साथ साथ GPS और इंडिया का नाविक यूज होगा, जिससे मिसाइल का सर्कुलर एरर प्रोबेबल 30 मीटर से कम रखने का टारगेट है।
तो BM-04 कैनेस्टराइज्ड और डायनेमिक होने की वजह से इसकी सर्वाइवबिलिटी भी काफ़ी हाई होगी, क्योंकि एनिमी के लिए इसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो DRDO के 68वें फाउंडेशन डे पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई, जब DRDO चीफ समीर वी कमत ने कंफर्म किया कि LRASSCM यानी लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है। इस एक अप्रूवल के साथ इंडिया के एयर लॉन्च स्ट्राइक वेपन का लैंडस्केप काफ़ी चेंज होने वाला है। LRASSCM एक एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जो ज़मीन पर टारगेट को बहुत दूर से बहुत तेज स्पीड पर हिट करने के लिए डिजाइन की जा रही है। इस मिसाइल के एग्जैक्ट स्पेक्स अभी कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगी। डिफेंस सर्कल्स में स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन है कि LRASSCM रैमजेट या सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी पहले से अस्त्र MK3 गांडी प्रोग्राम के थ्रू मैच्योर हो रही है। अगर इसी टेक्नोलॉजी को एयर टू सरफेस रोल में अडेप्ट किया गया तो मिसाइल मैक 3 या उससे ज़्यादा स्पीड, हाई मनोवरेबिलिटी और लॉन्ग स्टैंड ऑफ रेंज के साथ आ सकती है। इससे SU-30 MKI या राफेल जैसे फाइटर्स बिना एनिमी एयर स्पेस में घुसे ही दूर से हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। इससे पायलट और एयरक्राफ्ट दोनों का रिस्क कम हो जाएगा। और अब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने के बाद प्रोग्राम प्रोटोटाइप और फ्लाइट टेस्टिंग की तरफ बढ़ सकेगा। अगली खबर की बात करें तो LCA तेजस MK2 प्रोग्राम को लेकर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल तब मिला जब DRDO चीफ डॉक्टर समीर वी कमत ने कहा कि एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट जून या जुलाई 2026 में हो सकता है। ये स्टेटमेंट उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पॉडकास्ट रक्षा सूत्र पर दिया। LCA तेजस MK2 करंट तेजस MK1 और MK1A से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और हैवियर एयरक्राफ्ट है। इसमें ज़्यादा थ्रस्ट वाला इंजन, लार्जर एयरफ्रेम, ज़्यादा फ्यूल और एडवांस एवियोनिक्स होंगे। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एयरक्राफ्ट राफेल और फ्यूचर AMCA के बीच का ब्रिज माना जाता है। HAL के प्लान्स के मुताबिक पहला LCA तेजस MK2 एयरक्राफ्ट मार्च या अप्रैल 2026 के आसपास रोल आउट हो सकता है। नॉर्मली रोल आउट के बाद फर्स्ट फ्लाइट में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को ग्राउंड टेस्ट, इंजन रन्स, टैक्सी ट्रायल्स और फ्लाइट कंट्रोल वैलिडेशन से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से पहले फर्स्ट फ्लाइट का एस्टिमेट 2026 के मिड या अंत तक माना जा रहा है। अगर जून या जुलाई 2026 का टारगेट अचीव होता है तो ये प्रोग्राम के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा। इससे फ्लाइट टेस्टिंग जल्दी शुरू होगी, इशूज़ जल्दी आइडेंटिफाई होंगी और इंडियन एयरफोर्स को इंडक्शन टाइमलाइन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के प्रेशर को देखते हुए ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो आप क्या कहेंगे इन खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।